सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम में रक्त के बारे में। हमारा टॉपिक आज क्या है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का हम लोगों ने पोषण देखा था, और पोषण में हमें अभी पोषण विधियों को देखना बाकी है। पोषण प्रक्रिया केवल देखा गया था, और इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं तो कहेंगे परिसंचरण तंत्र देख रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया कि इसका सबसे यानी कि जो परिसंचरण का काम कराता है वो क्या होता है? ब्लड होता है, यानी कि जिससे क्या कहते हैं? रक्त। रक्त का रंग होता है क्या कि रक्त का रंग कैसा होता है? कहा गया इसका रंग लाल होता है। रक्त का पीएच क्या होता है? कहा गया 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारी। हल्का क्षारी। रक्त में कहा गया कि एक श्वसन वर्धक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वसन वर्धक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में बताया गया कि जो हीमोग्लोबिन हमारी बनी है ये किससे बनी है? तो कहा गया हीमोग्लोबिन जो बनी है हीम और ग्लोबिन प्रोटीन के मिलने से बनी है। और रक्त के बारे में बताने की बात कर ले हम लोग, जो हमारा हीम और ग्लोबिन से बना है। हीम जो हमारा पार्ट होता है ये किसका होता है? कहेंगे पोरफायरिन। पोरफायरिन और आयरन से मिलकर बना होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर केंद्रीय परमाणु कहा जाए तो कौन सा हो रहा है? कहेंगे आयरन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आयरन हो रहा है। अब हम लोग बात कर लें एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा की बात करें, रक्त की मात्रा कितना होती है? कहेंगे 5 से लेकर 6 लीटर औसतन होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग भार के आधार पर कर लें, औसतन 5 से 6 लीटर होता है। और पूरे भार का जो कि पूरे भार का यानी कि 5 से लेकर 7% होता है। बताया गया कि जो रक्त हमारा है वो क्या है? ये कैसा ऊतक है? तो रक्त जो हमारा ऊतक होता है तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन का यानी ऑक्सीजन के 4 अणु को, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ऑक्सीजन के 4 अणुओं का क्या करता है? वहन करता है। कितने अणु का? 4 अणु का, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं क्या करता है? वहन करता है। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ये 12 से लेकर 14% महिलाओं में, और साथ ही साथ 12 से लेकर 16% HgMM किन होती है? परसेंट जो होती है पुरुषों में होती है। और यानी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा हो गई कितना हो गई? कहा गया 12 से लेकर 14%। साथ ही साथ
मेल में बताया गया यानी पुरुषों में ये 12 से लेकर 16% होती है। और हीम का मापन जो होता है, हीम का मापन या मापक यंत्र की बात कर लें, हीम का मापन जो होता है मापक यंत्र, उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति के रक्तदाब की बात कर लें, यानी सामान्य रक्तदाब की बात करें तो ये कितना होता है, कहेंगे 120 mmHg से 80 mmHg होता है। रक्तदाब मापी यंत्र क्या है, कहेंगे रक्तदाब मापी यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। यानी रक्त का मापन, रक्तदाब यानी रक्त के द्वारा ध्वनि या सिराओं पर डाला गया दाब होता है वो क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। ब्लड प्रेशर कहलाता है जो 120 mmHg से 80 mmHg होता है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। अब रक्तदाब का मापी यंत्र जो होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। और हीम का जो मापन होता है, मापक यंत्र होता है, उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। अब साथ ही साथ हम लोग बात कर ले तो रक्त के बारे में बताया गया यह तरल संयोजक है। और इसकी मात्रा के बारे में बताया गया, इसकी मात्रा जो होती है पूरे शरीर के वजन का 5 से लेकर 7% होता है। और जो कि एक स्वस्थ मनुष्य में कहा जाए 5 से लेकर 7 लीटर तक खून की मात्रा होती है। अब हम लोग बात करेंगे रक्त में, इसके रक्त जो मिलकर बना है तो किन किन भागों से मिलकर बना है, कौन कौन इसके भाग हैं, इनके बारे में देखा जाएगा। तो रक्त के अब क्या करेंगे, रक्त के बारे में जानेंगे। फिर रक्त के कितने भाग हैं, यानी कि रक्त में अगर देखा जाए जो ब्लड होता है ये 2 भाग होते हैं। रक्त कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो कहा जाएगा एक हमारा जो होता है प्लाज्मा होता है और एक होती कणिका और प्लाज्मा। तो पूरे रक्त का जो है 45% कणिका होती है तथा 55% क्या होती है, कहेंगे प्लाज्मा होती है। अब हम लोग कणिका को कितने भागों में बांटते हैं, तो कहते हैं कणिका 3 भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटी जाती है। पहला कौन सा हो गया, कहेंगे RBCS यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका या इसे इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। यानी कि इसके फुल फॉर्म की बात करें क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स कार्पसल्स यानी लाल रुधिर कणिका क्या होती है, लाल रुधिर कणिका या और इसे क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स दिया जाता है। इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब लाल रुधिर कणिका की बात करें तो इसका कार्य कितना होता है, कहा गया 120 दिन होता है। यानी कि हर दिन लाल रुधिर कणिका का निर्माण 120वें दिन के बाद क्या होता है, यानी 120 दिन इसका जीवन काल है। 120 दिन तक ये कार्य करेगी, इसके बाद क्या जाएगी, गिर जाती है, पुनः नई आदेशिस का क्या होता है, निर्माण जाता है। अब इसके बाद बात कर ले दूसरे इसके भाग की, जिसका दूसरा भाग होता है WBCS, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिराणु
जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे फैगोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहता है, फैगोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स हो गई, ये क्या हो गई, ल्यूकोसाइट हो गई। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अब बात कर लें इसका जीवन काल, तो इसका जीवन काल 120 दिन। तो इसका जीवन काल की बात करें हम लोग, तो WBCS का जीवन काल कितना होता है, कहेंगे 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अब इसका तीसरा भाग बात कर लें, तो तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स यानी कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो कहा गया एक वह भाग जो कणिका जो कि 45% है, दूसरा क्या है प्लाज्मा जो कि 55% है। यानी कि कणिका कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। यानी कि आरबीसी का अगर दूसरा नाम लिया जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लाल रक्त कणिका या लाल रक्तनाళ, जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसीएस को फुल फॉर्म में बात करें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसे श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है, 2 से 4 दिन का होता है। और तीसरा भाग इसका क्या हो गया, प्लेटलेट्स। अब बात कर लें अगर प्लेटलेट्स की, तो ये 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 लाख 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख क्यूबिक एमएम होता है। अगर इसकी संख्या 1.5 लाख से डाउन होती है तो हम ऐसा कहते हैं कि डेंगू हो गया। क्या हो गया है, डेंगू बुखार हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात कर लें, आरबीसीएस की। तो आरबीसीएस में कहा गया कि इसका रंग यानी कि इसका रंग कैसा है, तो यानी कि आरबीसीएस में यानी कि इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, लाल रंग की होती है। और लाल रंग होने का कारण होता है कि इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण इन्हें लाल रंग मिलता है। लाल रंग मिलता है। और इनके जीवन काल की बात किया गया तो इनका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन का होता है। और साथ ही साथ कह लें तो आरबीसीएस का काम है यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। दूसरी बात हम बात कर लें WBCS, तो WBCS को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। यानी कि इसमें यानी कि इसके भागों की अगर बात करें तो यानी कि इसके कई भाग होते हैं। तो पहले WBCS को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2। कौन कौन सा, यानी कि वह WBCS जिसमें कणिका पाई जाती है, कणिका में WBCS, और दूसरी कणिका रहित WBCS, कणिका रहित WBCS। और इसके बारे में बताया गया कि ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी WBCS का जीवन काल में WBCS का होता है, ये बताया गया 2 से 4 दिन का होता है।
यानी कि प्रत्येक 2 से 4 दिन के बाद एक नई WBCS का निर्माण होता है। और कार्य की बात कर लें तो WBCS का कार्य जो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है, यानी कि प्रतिरक्षी का काम करती है, प्रतिरक्षी का कार्य करती है शरीर में बाहर से आए रोग जनकों का भक्षण करना है, उन्हें मारना, भक्षण करना होता है। यानी कि इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। काम इनका होता है प्रतिरक्षी का कार्य करना, करते हुए शरीर में बाहर से आए रोगाणुओं या रोग जनकों को का भक्षण करना होता है। अब यहाँ पर बात कर लें हम तो ये प्रतिरक्षा काम करने वाली होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लें यानी कितने प्रकार की हैं, तो इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, यानी कि इयोसिनोफिल्स वह कणिका होती है, WBCS का वह भाग है जो बाहर से आए पदार्थों को क्या करता है, आने की उनसे प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और ये बाह्य पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके संपर्क में आने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का क्या होता है, क्षति पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, ऐसे पदार्थों को एलर्जेंस कहते हैं। और इन पदार्थों यानी कि एलर्जनों से लड़ने के लिए क्या करती है, इसे प्रतिक्रिया करती है और शरीर में इनसे प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और इयोसिनोफिल्स के कणों की संख्या की बात कर लें, ये जो होता है यानी 0 से लेके लगभग 4% पाई जाती है, 0 से लेके 4% की संख्या में पाई जाती हैं। और अगर इनकी संख्या जब इनके संपर्क में कोई एलर्जन पदार्थ आता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और ऐसी दशा में ये क्या होती है, संख्या को बढ़ा करके उनको मारने का काम करती हैं और साथ ही साथ शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। और इनकी संख्या बढ़ जाने पर जो समस्या उत्पन्न होती है वो उसे इयोसिनोफिलिया बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। इयोसिनोफिलिया कहते हैं। अब इयोसिनोफिलिया की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, सामान्य जुकाम बना होता है जिसमें हल्की खांसी और जुकाम आता रहता है। और दूसरे गण की बात करें और हाँ, अनेक एलर्जेंस के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जिन दवाओं को दिया जाता है उन्हें एंटी एलर्जेंस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी एलर्जेंस कहा जाता है। यानी कि इनके रोकथाम के लिए, इयोसिनोफिलिया के रोकथाम के लिए अगर बात कर लें तो हमें करना क्या होगा, इनके रोकथाम के लिए हमें क्या होगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य दैनिक आदतों में सुधार करना, दैनिक आदतों में सुधार करना होता है, सुधार करना होता है। यानी कि अगर हम समय समय पर क्या करें, भोजन लें, पानी लें और हर समय से जो भी हमारे कार्य हो एक निश्चित समय अनुसार करें तो इयोसिनोफिल्स के जो कण हैं यानी कि इनकी संख्या बढ़ेगी नहीं या ना ही घटने के चांसेस नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 4% के बीच में है। और बात कर लें अगर बढ़ती कृषि समस्या की इयोसिनोफिल्स कहते हैं तो अब यानी कि एलर्जेंस के प्रभाव को रोकती हैं। अब वे दवाएं यानी दवाओं की बात कर लें जो एंटी एलर्जेंस होती हैं, एलर्जेंस के प्रभाव को
एलर्जी के प्रभाव को रोकने वाली दवाओं को एंटी एलर्जेंस कहते हैं। एंटी एलर्जेंस कहते हैं। तो सेस अब बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, शेष इसके जो भी कण हैं इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।